Good morning, children. This is third video of ninth chapter in CRT history book, Kings and Chronicles. And today we will discuss different topics like Akbarnama and the Badshahnama, the ideal kingship, unifying force, sovereignty, capital, and courts. But first, we will discuss and describe some points about Akbarnama and the Badshahnama. जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल एम्परर्स मुगल रूलिंग पीरियड के दौरान लिखे गए जो क्रॉनिकल्स हैं उनमें अकबरनामा एंड बादशाहनामा ये दो क्रॉनिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसका डिस्क्रिप्शन ये जो क्रॉनिकल्स होते थे 150 फुल और डबल पेजेज में होते थे और इनके दोनों पेजेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट का विजुअलाइजेशन किया जाता था, रिप्रेजेंटेशन होता था, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें पेंटिंग्स होते थे बैटल्स के, लड़ाइयों के, सीजेस जो घेराबंदी होती थी, हंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड कोर्ट सीन्स होते थे। तो इस तरह की पेंटिंग्स उसमें शामिल की जाती थी। अब एक अकबरनामा के जो लेखक हैं अबुल फजल, जैसा कि आप जानते हैं, जिनका जन्म और पालन पोषण मुगल कैपिटल आगरा में हुआ था और वो बहुत ही एक विद्वान लिंग्विस्टिक कह सकते हैं, लर्नेड पर्सन थे और वेल वर्स्ड थे अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज्म में। इसके साथ साथ वो एक फोर्सफुल डिबेटर, एक बहुत अच्छे स्पीकर और इंडिपेंडेंट थिंकर थे और जो हमेशा ही लगातार जो उलेमा की घेराबंदी थी, जो उलेमा का हस्तक्षेप था राज्य के कार्यों में, उनको वो हमेशा से ही क्रिटिसाइज करते आ रहे थे। और अबुल फजल की इन्हीं खूबियों के कारण, इन्हीं क्वालिटीज के कारण अकबर ने उन्हें अपना स्पोक्स पर्सन एंड अपना एडवाइजर अपॉइंट किया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एम्परर और उसके साथ साथ अबुल फजल जो उनके विशेष सलाहकार थे, उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था कि राज्य को उलेमा के कंट्रोल से किस तरह से मुक्ति दिलाई जाए। उनके जो हस्तक्षेप होते थे रिलीजियस पॉइंट्स को लेकर के, रिलीजियस इश्यूज को लेकर के, तो उनसे राज्य को किस तरह से मुक्त रखा जाए, उलेमा के उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो, इंटरफेरेंस ना हो राज्य कार्यों में। तो इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियंस, अबुल फजल जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने अकबर के व्यूज और उनके थॉट्स को बहुत अच्छी तरह से अकबरनामा में शिप अप किया है और उसे एक्सप्रेस किया है, आर्टिकुलेट किया है। तुम कह सकते हैं कि 1589 में जब अबुल फजल अकबरनामा के ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने 13 सालों तक, 13 इयर्स तक लगातार काम करते रहे, रिवाइज वर्जन निकालते रहे, टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करते रहे, और वो चाहते थे कि एक बहुत ही अच्छा क्रॉनिकल, एक बहुत अच्छी बुक तैयार हो जिसमें फैक्ट्स हों, जो वास्तविक चीजें हैं उसे इंक्लूड किया जाए, ना कि किसी तरह का गलत डिस्क्रिप्शन या कोई गलत चीज उसमें समाहित हो जाए। तो बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया और 13 इयर्स तक अबुल फजल ने उस पर कड़ी मेहनत की, तब जाकर के ये क्रॉनिकल अकबरनामा तैयार हो पाया। अब हम देखते हैं कि किस बेस पे इसके जो फैक्ट्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, वो किस बेस पे लिए गए हैं। तो इनमें 3 आधार बताए गए हैं, जिसमें पहला आधार है वाकई। तो एक्चुअली जो इंसिडेंट्स घटित हुए थे, उन इंसिडेंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। देन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनल दूर दूर तक एक्सपेंशन था मुगल एम्पायर का, तो जो रीजनल डॉक्यूमेंट्स थे या जो सेंट्रल डॉक्यूमेंट्स जो पहले से थे, उनको भी आधार बनाया गया है। इसके साथ साथ ओरल टेस्टिमनीज, जो उस समय के समझदार और एक्सपीरियंस लोग थे, उनके मुंह से कही हुई बातें या उन्होंने जो चीजें घटनाएं देखी थी उसका विवरण, तो ओरल टेस्टिमनी को भी इसमें मेन बेस बनाया गया था, आधार बनाया गया था अकबरनामा में। और अकबरनामा जो था वो 3 भाग में डिवाइडेड है, जैसा पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। और इसमें जो पहले 2 भाग है, 2 वॉल्यूम जिसे आप कह सकते हो, इसे आप 3 दफ्तर कह सकते हैं या जिल्द कह सकते हैं। तो इन 3 वॉल्यूम में जो पहले 2 वॉल्यूम्स हैं उनमें इतिहास समाहित है, इतिहास लिखा गया है, और तीसरा भाग जो अकबरनामा का है उसे आईने अकबरी कहा गया है।
तो पहले 2 भाग जो हैं उसमें कहा जाता है कि अकबर के 30 इयर्स, जिसका एक वर्ड है यहाँ पे, वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ। तो वन सेलेस्टियल साइकिल का मतलब होता है 365 डेज। तो अकबर के जीवन काल के 30 इयर्स के इतिहास को इसमें लिखा गया है और पहले वॉल्यूम में। दूसरे वॉल्यूम में उनके कहा जाता है कि सेकंड वॉल्यूम क्लोजेस इन द 46th रेगनल ईयर ऑफ अकबर। अब रेगनल ईयर जो है वो लूनर मूवमेंट के ऊपर, लूनर ईयर है या लूनर कैलेंडर हम कह सकते हैं। लूनर कैलेंडर के अनुसार जो 29.4 डेज का 1 मंथ होता है और इस तरह से 12 मंथ्स का 1 ईयर माना जाता है। तो वैसे भी आप देखेंगे जो लूनर कैलेंडर जो इस्लामिक धर्म में यूज किया जाता है वो 11 डेज कम होता है सोलर कैलेंडर से। तो ये 29 पॉइंट, जैसे सोलर कैलेंडर के अनुसार 30 एंड 31 डेज होते हैं, लेकिन लूनर कैलेंडर के अनुसार अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मून इसे लिया गया है 29.4। तो 29.4 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रेगनल ईयर कहलाता है और 46th रेगनल ईयर अकबर के जीवन काल का जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें समाहित किया गया है। अबुल फजल इसके जस्ट बाद अकबरनामा लिखने के बाद जहांगीर के एक बहुत क्लोज व्यक्ति थे वीर सिंह बुंदेला, और जहांगीर अबुल फजल से बहुत नफरत करते थे या बहुत क्लोज थे अकबर के, इसलिए जहांगीर को ये अच्छा नहीं लगता था और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी और इस तरह से अबुल फजल का एक चैप्टर जो एक इतिहास जो कहा जा सकता है उसे बंद हो गया। अकबरनामा जो प्रोवाइड किया गया है उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं अकबर्स रेन के, अकबर के रूलिंग पीरियड के, जैसा कि पहले भी है और कहा गया है। और इसमें दो चीजें समाहित की गई, एक तो ट्रेडिशनल डायक्रॉनिक और दूसरा है सिंक्रोनिक। तो ट्रेडिशनल डायक्रॉनिक का मतलब है कि जो इतिहास की बातें हैं जो घटित हो चुका है ऑलरेडी और जो पुराने समय से, पहले के समय से कालक्रम के अनुसार जो इतिहास है उसे समाहित किया गया है। पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं पहले के उसको समाहित किया गया है और जो तत्कालीन घटनाएं हैं जैसे जियोग्राफिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल जो इंसिडेंट्स हैं उसे बिना किसी कालक्रम के, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन जो तात्कालिक घटनाएं हैं उन्हें बिना किसी कालक्रम के इसमें समाहित किया गया। तो सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक दोनों तरह की घटनाएं, इंसिडेंट्स इसमें समाहित की गई है अकबरनामा में। क्रोनोलॉजी है कि विदाउट रेफरेंस टू द क्रोनोलॉजी एंड आईने अकबरी जो है मुगल एम्पायर द्वारा, मुगल एम्पायर के बारे में कहा गया है आईने अकबरी में कि ये एक कंपोजिट कल्चर है। कंपोजिट कल्चर इट मीन्स इट इज अ it was not based on the Muslim culture and Muslim population, so it was a combination of diverse population हम जैसे कह सकते हैं। हिंदू भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम भी थे और एक कंपोजिट कल्चर कहा सकता है, मिक्स कल्चर कहा जा सकता है। सो उन्होंने अबुल फजल ने जो जिस लैंग्वेज को उन्होंने लिखा इस अकबरनामा को, तो कहा जाता है कि एक साधारण बोलचाल की भाषा होती है जैसे कॉमन लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन उन्होंने जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है बहुत ही अलंकारिक भाषा है, बहुत ही क्लिष्ट, जिसे हम कह सकते हैं विशुद्ध पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। और पर्शियन एंड कुछ इंडियनाइजेशन भी है उसमें, कुछ ऐसे इंडियन मुहावरे भी हैं जैसा कि पहले आपने डिस्कस किया था लैंग्वेज के आधार पे, किसी ईरानियन पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन पर्शियन लैंग्वेज का कहीं ना कहीं इंडियनाइजेशन भी हो चुका था। बहुत सारे इंडियन मुहावरे और फ्रेजेस जो थे वो ऑलरेडी मिक्सअप हो चुके थे या पर्शियन लैंग्वेज के पार्ट बन चुके थे। तो बहुत ही एक स्पेशल स्टाइल में जिसे पढ़ा जाता है, अगर जोर से अगर पढ़ा जाए तो उसे एक लय और ताल के साथ, एक स्टाइल के साथ उसे पढ़ने की जरूरत होती है। तो बहुत ही अलंकारिक भाषा हम कह सकते हैं जो अकबरनामा में यूज किया गया है। उसी तरह से इसमें कहा सकता है कि इंडो पर्शियन स्टाइल वाज पैट्रोनाइज्ड इन कोर्ट। मुगल कोर्ट में इंडो पर्शियन स्टाइल और जिसका कॉम्बिनेशन उर्दू लैंग्वेज के रूप में आप जानते हैं, तो इसे पैट्रोनाइज किया गया मुगल कोर्ट में। और इसके बहुत सारे राइटर्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लिखना चाहते थे और भी दूसरी रचनाएं वो लाना चाहते थे। और उसी में अबुल फजल के एक शिष्य हैं जिनका नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी, जिन्होंने बाद में इसके ऊपर काम किया और बादशाहनामा जो शाहजहां के टाइम पीरियड की इंसिडेंट का विवरण है, टाइम पीरियड का विवरण है शाहजहां के, उसके लेखक हैं
अब्दुल हामिद लाहौरी। तो जैसे ही शाहजहां ने सुना कि बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, तो वो भी चाहते थे कि अकबरनामा की तर्ज पे या अकबरनामा की तरह एक अपने शासनकाल की ऐसे क्रॉनिकल का निर्माण करें। तो इस कार्य के लिए उन्होंने अब्दुल अब्दुल हामिद लाहौरी को इनवाइट किया और उन्हें ये काम सौंपा। लेकिन अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे, उन्होंने केवल 2 भाग ही इसके लिख पाए। जैसे अकबरनामा के 3 भाग हैं, उसी तरह से बादशाहनामा के भी 3 भाग हैं, 3 दफ्तर जिसे कहा जाता है, 3 जिल्द कहा जा सकता है। तो 2 जिल्द जो कि कहा जाता है कि शाहजहां के 1 जिल्द मतलब 1 डिकेड 10 ईयर 10 इयर्स का विवरण, दूसरा जिल्द जो है वो अगले 10 इयर्स का विवरण और तीसरा जिल्द जो है वो अगले 10 इयर्स का। तो 1 डिकेड को समाहित किया गया है 1 वॉल्यूम और 1 दफ्तर में। तो पहले 2 डिकेड्स का जो विवरण है, जो कि 1627 से 47 तक का विवरण है शाहजहां के रूलिंग पीरियड का, उसको तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने तैयार किया। लेकिन अपने इलनेस के कारण और बुढ़ापे के कारण वो अगले जो तीसरा दफ्तर था, उसका तीसरा वॉल्यूम था शाहजहांनामा का, बादशाहनामा का, उसको वो तैयार नहीं कर पाया और उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो उनके जो एक कोर्ट हिस्टोरियन थे सादुल्ला खान, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, उसमें रिवाइज़ किया बादशाहनामा को। और उसके बाद जो दूसरे कोर्ट हिस्टोरियन थे, जैसे कि वज़ीर वारिस नाम दिया गया है, तो वारिस ने उसके 3rd वॉल्यूम को आगे कंटिन्यू किया और उसे तैयार करवाया। बादशाहनामा के तीसरे वॉल्यूम को वारिस ने, जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे शाहजहां के टाइम पीरियड में, उन्होंने उसको संपूर्ण किया। तो इस तरह हम सब दे सकते हैं कि इसके बाद आप देखेंगे कि कॉलोनियल पीरियड जब शुरू होता है, कॉलोनियल पीरियड इट मीन्स जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उनका एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता था ब्रिटिशर्स का कि जहाँ भी जिस जगह वो कॉलोनी डेवलप करते थे या एस्टेब्लिश करते थे, सबसे पहले तो सर्वे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन था। और सर्वे करके वहाँ के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के कल्चर, रिलीजन, पॉपुलेशन, फूड हैबिट्स, सब कुछ वो पता करते थे सर्वे के अकॉर्डिंग। और वहाँ के पुराने जो क्रॉनिकल्स होते थे, उसको भी पढ़ना और उसे ट्रांसलेट कराना इन इंग्लिश, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता था, ताकि वो अपने रूलिंग एरिया को, अपने किंगडम को या कॉलोनी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, जिससे कि उन्हें उसे रूल करने में और कंट्रोल करने में उन्हें आसानी हो। तो जब इंडिया में आप जानते हो कि 1756 एंड 1764 बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों की लड़ाइयों के साथ ही इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यहाँ का जो कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। और 1784 में ब्रिटिशर्स बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इट वाज आर्चिव ऑफ नॉलेज, डिफरेंट पांडुलिपियों, मैन्युस्क्रिप्ट्स का, डिफरेंट क्रॉनिकल्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ताकि जो अंग्रेज या ब्रिटिशर्स हैं वो उसे अच्छी तरह से समझ सकें और उसे एक्सेप्ट कर सकें, उसे डाइजेस्ट कर सकें, उन नॉलेज को, उन वैल्यूज़ को और उन ज्ञान को, ताकि वो यहाँ को रूल कर सकें अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले उन्होंने मुगल टाइम पीरियड के हिस्ट्री को जानने के लिए अकबरनामा और बादशाहनामा को ट्रांसलेट करवाने की कोशिश की। तो 90 ये कहा जाता है कि एडिटेड वर्जन उन्होंने निकाले सबसे पहले तो 19th सेंचुरी में। उन्होंने अकबरनामा और बादशाहनामा के कई एडिटेड वर्जन निकाले, लेकिन 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में उन्होंने अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। और ये काम करने वाला था, इतना इंपॉर्टेंट काम करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति था हेनरी वावरेस। हेनरी वावरेस एक इंग्लिश नरेटर ऑथर थे और उन्होंने अकबरनामा को बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। बादशाहनामा के कुछ एक्सर्प्ट, कुछ अंश जो थे उसे ट्रांसलेट किया गया, लेकिन बादशाहनामा का पूरा जो वॉल्यूम थे, पूरे वॉल्यूम्स ट्रांसलेट नहीं हो पाए। अकबरनामा को ट्रांसलेट कर लिया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है द आइडियल किंगडम। किस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो मुगल किंगडम था, मुगल किंगशिप था, वो एक आइडियल माना जा सकता है। तो इसके लिए एक थ्योरी दी है उस समय के अबुल फजल और जो दूसरे इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि मुगल किंगशिप जो है, जैसा कि पहले भी बताया गया कि मुगल अपने को समझते थे कि उनकी जो अथॉरिटी है वो डिवाइन विल पे आधारित है, डिवाइन विल पे बेस्ड है। उन्होंने अपने आप से या अपना कुछ डिसीजन लेकर के ऐसा कोई काम नहीं किया है। किसी भी किंगडम, किसी भी एरिया को अगर वो रूल कर रहे हैं तो इट इज अ विल ऑफ गॉड। तो इसी आधार पे उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसे हम कहते हैं डिवाइन
लाइट थ्योरी। और इसे कहा जाता है कि मंगोल क्वीन एलंकुआ एक नाम है, ये मंगोल क्वीन थी जो कि अपने एक टेंट में आराम कर रही थी, और उसी टाइम पे एक सन रेज या सनसाइन वहाँ पे प्रकट होता है, इमर्ज होता है, और वो उस सनसाइन से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और जो बच्चा होता है उस सनसाइन के इम्प्रेग्नेटेड होने के बाद, तो वो जो बच्चा है वो अपने साथ डिवाइन लाइट या डिवाइन जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसे कैरी करता है। और जनरेशन टू जनरेशन जितने भी मुगल एम्परर्स हुए हैं वो ट्रांसफर होता जाता है डिवाइन लाइट, मतलब एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन पे भी ये डिवाइन लाइट ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से ये थ्योरी उन्होंने दी। अब इस थ्योरी के पीछे अगर हम कहानी देखें तो सबसे पहले एक ईरान पर्शियन कोर्ट में एक हुए हैं सूफी जिनका नाम है सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। सबसे पहले उन्होंने मुगल एम्परर्स या इस्लामिक जो रूलर्स हैं उनके बारे में ये थ्योरी सबसे पहले उन्होंने इजाद किया था। और अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट emanating from God. So here he was inspired by a famous Iranian Sufi, Sihabuddin Sohrawardi, 1191, who first developed this idea. तो ये जो आइडिया है डिवाइन लाइट का, and this light and this power ट्रांसफर्ड जनरेशन टू जनरेशन अमंग द मुगल एम्परर्स, ये जो आइडिया है सबसे पहले उन ईरानियन सूफी ने दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वाज अ हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु देन बिकेम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट। और ये जो ट्रांसमिट होता है डिवाइन लाइट और डिवाइन पावर, इससे उन राजा को, उन मुगल एम्परर्स को स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, अपनी प्रजा के स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए उसे नियुक्त किया जाता है, पॉइंट किया जाता है बाय द सोर्स ऑफ गॉड। तो इसके बारे में एक और थ्योरी है कि सबसे पहले जो प्लेटो एंड अरस्तु के बारे में आपने सुना होगा कि ये बहुत ही ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी फिलोसफी ऐसी दी, इनिशिएट किया फिलोसफी को। तो उन्होंने सबसे पहले जो पावर डिवाइन लाइट को दिखाने के लिए उन्होंने सनरेज का इस्तेमाल किया, कि जैसे कि आप जीसस क्राइस्ट की इमेज को देखते हैं या मदर मेरी की इमेज को देखते हैं, तो उनके सिर के पीछे जो इमेज बनाई जाती है, उनके सिर के पीछे एक लाइट दिया जाता है, सनरेज दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है, जो जिसकी इमेज है, वो डिवाइन पर्सनालिटी है या डिवाइन फिगर है। तो इसी थ्योरी को लेकर के जितने भी मुगल एम्परर्स थे, उनके जो इमेज बनाए जाते थे, उन इमेज के पीछे ये लाइट और सनरेज विजुअलाइज किया जाता था, जिससे कि हम ये कह सकें या इंडिकेट कर सकें कि ये जो पर्सनालिटी है, ये जो रूलर्स हैं, दे आर द ऑथोरिटी ऑफ, दे आर अपॉइंटेड एज द ऑथोरिटी ऑफ गॉड, और गॉड से ऑथराइज्ड होकर के वो इसके एरिया और इस रीजन और इस किंगडम को रूल कर रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नैरेटिव ऑफ द क्रॉनिकल्स ट्रांसमिटेड दिस आइडियाज इन अ वे दैट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ व्यूअर्स। और जो पेंटर्स थे, जो पेंट करते थे या जो इमेजेस बनाते थे, उन्होंने कुछ इस तरह से ये इमेजेस तैयार किए उन्होंने कि एक बहुत ही जो व्यूअर्स होते थे या जो देखने वाले लोग, दर्शक होते थे, उनके मन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इम्पैक्ट आ जाता था कि द पर्टिकुलर मुगल एम्परर, दे आर द डिवाइन, they are the representative of God. So Mughal artists from the 17th century onwards began to portray emperors wearing the halo which they saw on यूरोपियन पेंटिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड द वर्जिन मैरी टू सिंबलाइज द लाइट ऑफ गॉड। और जो थ्योरी हमने आपको बताई कि उनके सिर के पीछे वो लाइट एंड सनरेज विजुअलाइज किया जाता था, जिससे कि उनका इंडिकेशन एक डिवाइन लाइट के रूप में या गॉड के रूप में हो सके। अब तीसरा हम देखते हैं यूनिफाइंग फोर्स। So Mughal chronicles presented the empire as comprising many different ethnic and religious communities, Hindus, Jain, Zoroastrian and Muslim. तो इसे एक कंपोजिट कल्चर के रूप में, जैसा पहले कहा गया कि ये कंपोजिट कल्चर था मुगल एम्परर, और उसे ही मुगल क्रॉनिकल में ये दिखाने की कोशिश की गई है। और एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्परर स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स। और ये कहा जाता है कि जो डिवाइन फिगर थे मुगल एम्परर्स, उन्होंने इन सारे डाइवर्स पॉपुलेशन के बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की। और इसको भी एक स्पेसिफिक, कई स्पेसिफिक फिगर के माध्यम से इसको दिखाया जाता था। अब एक फिगर जो उन्होंने दिखाया है कि
स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए उन्होंने लायन को सिंबलाइज किया है और वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने लैम्प को सिंबलाइज किया है, और दोनों को एक ही जगह रहते हुए दिखाया गया या दोनों को एक जगह पानी पीते हुए दिखाया गया। इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी है सोसाइटी की और जो वीकर कम्युनिटी है सोसाइटी की, दोनों एक साथ बहुत ही प्रेम और शांति और भाईचारे से रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मुगल एम्परर्स हैं उन्होंने पीस एंड स्टेबिलिटी सोसाइटी में मेंटेन करके रखा है। सो अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ सुलह कुल। अब सुलह कुल एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सुलह कुल वैसे अगर लिटरल मीनिंग हम फाइंड आउट करें तो सुलह का मतलब होता है बिना किसी विवाद के सबके बीच में सुलह है, सबके बीच में शांति है और कंसेंट है, अग्रीमेंट है। देन कुल, और कुल का मतलब है सोसाइटी। तो सुलह कुल मतलब एब्सोल्यूट पीस इन द सोसाइटी। तो ये लिटररी मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कभी 1 मार्क क्वेश्चन में। तो अबुल फजल जो मुगल किनशिप डिस्क्राइब करते हैं उसका बेस मानते हैं वो सुलह कुल को और एब्सोल्यूट पीस को एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल, और ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये सुलह कुल कैसे होगा? जब आप किसी को लिबर्टी देंगे, जब हर किसी को अपने रिलीजन को मानने की और अपने व्यूज एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी होगी, तभी आप शांति, आप पीस मेंटेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी में। तो अबुल फजल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अकबरनामा में बताया है कि अकबर के रेन में बहुत ही पीस एंड स्टेबिलिटी थी और यहाँ पे हर किसी व्यक्ति को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की और अपना उनको फ्रीडम था अपने रिलीजन को मानने की और अपने व्यूज देने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। सो द आइडियल ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज एंड द नोबिलिटी अंडर द मुगल्स वाज अ कंपोजिट वन कंप्राइजिंग ईरानी, तुरानी, अफगान्स, राजपूत एंड डेक्नीज। अब बहुत सारे जो नोबल्स थे मुगल पीरियड और मुगल एम्पायर कोर्ट में, तो उसमें ईरानी भी थे, तुरानी जहाँ से बाबर बिलोंग करते थे, और अफगानिस्तान, राजपूत जो यहाँ के इंडिया के नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे, एंड डेकनीस जो साउथ इंडिया से रिलेटेड थे। तो इन सबको नोबल्स बनाया गया था, सम्माननीय संभ्रांत बनाया गया था, जिनको ऊंचा ओहदा, जिनको रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स दिए गए थे, इंपॉर्टेंट प्लेस उनको अवार्ड किया गया था, ताकि वो सब के सब अपने आप में संतुष्ट रहें, सेटिस्फाइड रहें और मिलजुल करके एक साथ उनको सपोर्ट करें, मुगल एम्पायर को सपोर्ट करें। तो सुलह कुल का आइडिया जो था उसे इम्प्लीमेंट किया गया था एक स्टेट पॉलिसी की तरह, एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो सरकार का होता है उसके तहत, और नोबिलिटी जो डिफरेंट नोबिलिटी अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उन सबको एक जगह कंपोजिट किया गया था, एक जगह रिवॉर्ड एंड अवार्ड दे करके उन्हें एक साथ मेंटेन करके रखा गया था। सो ऑल ऑफ whom were given positions and awards purely on the basis of their service and loyalty to the king। और इन सारे जो ईरानियंस थे, तुरानी थे, अफगान, राजपूत और डेकनीज, इन सबको अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स एंड पोजीशंस दे करके उन्हें उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग, जितनी सेवा वो करते थे, जितनी सर्विस करते थे और जितनी लॉयल्टी थी उनकी किंग के साथ, उसके आधार पर उनको पोजीशंस दी जाती थी। देन दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो तीर्थ यात्रा कर और दूसरा जजिया कर, जिसे अकबर ने एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे डिस्कस किया जाना चाहिए। और अकबर ने 1563 में सबसे पहले तो पिलग्रिमेज टैक्स एबॉलिश किया और 1564 में जजिया कर को एबॉलिश कर दिया गया। आपने 11th क्लास हिस्ट्री में पढ़ी है कि इसका इनिशिएशन तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर का इनिशिएशन कब हुआ था? ये हो चुका था जब से इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई, तब से इनका इनिशिएशन हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ था कि जो मुगल किंगशिप में या मुगल किंगडम में जो नॉन मुस्लिम्स लोग थे और उनके जो रिलीजियस प्लेसेस थे, तो उनके मेंटेनेंस के लिए, या चूंकि वो मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम किंगडम है और वहाँ पे नॉन मुस्लिम के रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके एवज में जो नॉन मुस्लिम जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, उसको एक टैक्स देना पड़ता था, एक मिनिमम अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता था राजा को प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए। इसके साथ ही जजिया इसलिए दिया जाता था कि जो नॉन मुस्लिम जनता थी उनके संपत्ति की रक्षा, उनके जीवन की रक्षा, उनके स्वाभिमान की रक्षा और एक फेथ जो वो लॉयल्टी वो किंग के प्रति दर्शाते थे, इन सब की सुरक्षा के लिए उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता था, मुगल किंगडम को या मुगल एम्परर कोर्ट को सबमिट करना होता था। तो ये जजिया एंड जो पिलग्रिमेज टैक्स थे वो केवल नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को देना होता था, मुस्लिम पॉपुलेशन इसे नहीं देती थी।
तो ये दोनों टैक्स जो थे अकबर ऐसा मानते थे, क्योंकि बहुत ही अबुल फजल उनको एक जेनरस एम्पायर की तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो उनका मानना था कि वो उसे डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजियस एस्पेक्ट समझते थे इन दोनों कर को, तो इसलिए उन्होंने एक एक के बाद एक अगले साल में उन्होंने इन दोनों टैक्स को एबॉलिश कर दिया। और अपने जितने भी अंपायर के जितने ऑफिसर्स थे उनको ये मैसेज भेजा गया कि सुलह कुल के आधार पे वो एडमिनिस्ट्रेशन करें, किसी को परेशान ना करें बेवजह, और एक पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करें एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके साथ साथ उन्होंने जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम लोग थे उनके रिलीजियस प्लेसेस और जो अदर बिल्डिंग्स थे उनके, उसको भी मेंटेन करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड करते थे। जो नॉन मुस्लिम पीपल थी उनके रिलीजियस प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड करते थे। और साथ ही साथ जैसा कि ये बताया गया है कि शाहजहां और औरंगजेब के समय में जब लड़ाइयाँ होती थी और उनके रिलीजियस सेंटर्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे किसी कारणवश उन लड़ाइयों के दौरान, तो लड़ाई खत्म होने के बाद ऐसे रिलीजियस सेंटर्स को और प्लेसेस को मेंटेन किया जाता था, उसे फिर से रिवाइव कराया जाता था, उसका रिपेयरमेंट कराया जाता था उन रिलीजियस प्लेसेस का। तो ये पोर्ट्रे करता है, रिवील करता है कि जो मुगल एम्पायर्स थे वो जनरस थे और नॉन मुस्लिम जनता की तरफ भी उनका बहुत ज्यादा ध्यान था। हालांकि शाहजहां और औरंगजेब अकबर के शासन के बाद शाहजहां और औरंगजेब और शाहजहां दोनों ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को फिर से री इम्पोज कर दिया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो लेते हैं सोवरेंटी। सो जस्ट सोवरेंटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक वर्ड पढ़ा था जीन जैकस रूसो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अगर आपको याद है तो उसमें रूसो जो होते हैं उन्होंने एक थ्योरी दी, एक फिलोसफी उन्होंने डेवलप की कि हम टैक्स, जो प्रजा है वो टैक्स क्यों देती है, क्यों ये लीगलाइज्ड है। क्योंकि जो राजा और प्रजा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पुराने समय में, और राजा जब बना, जब से ये राजा एंड प्रजा की थ्योरी चल रही है और ऐसे सोसाइटी ऐसा अरेंजमेंट चल रहा है, तो उस समय सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, और प्रजा ने ये कहा कि हम हमारे जान माल की सुरक्षा आप करोगे और उस सुरक्षा और प्रोटेक्शन के तहत हम आपको टैक्स देंगे। जब तक आप हमें प्रोटेक्ट करते रहोगे, हमारे संपत्ति की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे जान की, तब तक हम आपको टैक्स देते रहेंगे। जिस दिन आपने ये सुरक्षा और प्रोटेक्शन का इंतजाम खत्म कर दिया और आपका कंट्रोल नहीं रहा, तो हम आपको टैक्स देना बंद कर देंगे। तो आप सोचिए, जीन जैकस रूसो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और उस 1779 में, यस, और उसके बाद ये 1563-64 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 200 साल पहले ये थ्योरी जो है अबुल फजल दे चुके हैं। ये जो सोवरेंटी है, सोवरेंटी का मतलब होता है द किंग एंड द एम्परर हु इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री टू सर्वाइव, फ्री टू गवर्न देयर कंट्री, देयर किंगडम। तो यहाँ जो सोवेरेंटी है मुगल एम्परर्स की, उसमें कहा जाता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसकी बेस, इसके पीछे, इस थ्योरी के पीछे। तो उसमें कहते हैं कि जो लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ, इन चार चीजों की सुरक्षा चूंकि राजा करता है, एम्परर करता है, इसलिए प्रजा को उसे टैक्स देना, और ये जो थ्योरी है, ये जो प्रोसेस है, वो लीगलाइज्ड है। सो ओनली जस्ट सोवरेन वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विथ पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। और केवल जो सोवरेन है, जो मुगल एम्परर्स जो कि सोवरेन है, वो केवल कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम ले सकते हैं, और ये पावर उन्हें डिवाइन गाइडेंस के रूप में मिला हुआ है। अ नंबर ऑफ सिंबल्स वर क्रिएटेड, जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी के लिए लॉयन को सिंबलाइज करते हैं, और वीकर कम्युनिटी के लिए उन्होंने लैम्ब को सिंबलाइज किया है, और दोनों को बताया गया है कि देवर पीसफुली नेस्लिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, आराम से एक साथ वो अपने लाइफ को डील कर रहे हैं। इसका मतलब कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकर कम्युनिटीज सोसाइटी में रह रही हैं और अपनी लाइफ को डील कर रहे हैं। अब है कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। अब यहाँ हम देखें कि कैपिटल सिटीज, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी ऐसे होते थे, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी लाहौर, कभी फतेहपुर सीकरी। तो आप देखेंगे कि वन बाय वन जितने भी मुगल एम्पायर्स हुए हैं, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपने कैपिटल एरिया को शिफ्ट किया
एक जगह से दूसरी जगह। तो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से मुगल एम्परर्स से अपने कैपिटल सिटी को कहाँ उन्होंने एस्टैब्लिश किया। सबसे पहले तो हम बाबर की बात करें, 1526 में जब उन्होंने यहाँ लोधी से पावर टेक ओवर किया था, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपना जो कैपिटल डिसाइड किया वो आगरा में किया, और पूरे 4 वर्ष तक ही गवर्न कर पाए, 1526 से 30 तक। तो ये 4 वर्षों में अब नीड्स के अकॉर्डिंग ये वो जगह-जगह यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, कभी दिल्ली, कभी आगरा, अपने कैपिटल सिटी को शिफ्ट करते रहे। उसके बाद हुमायूं के समय में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अकबर के शासनकाल की अगर हम बात करें, तो अकबर सबसे पहले दिल्ली और आगरा के बाद, आगरा में सबसे पहले उन्होंने 60s के दशक में, 1560 में उन्होंने रेड सैंडस्टोन से आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया था। और अगले 10 वर्षों में उन्होंने 1570s में उन्होंने एक नया कैपिटल बनाया, फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से 30-35 किलोमीटर दूर है। और यहाँ कैपिटल बनाने का अकबर का जो उद्देश्य था, जो एम था, वो था अजमेर से उनकी निकटता। अजमेर जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और चिश्तियों से बहुत ही क्लोज ताल्लुक हुआ करते थे मुगल एम्परर्स के। तो इसलिए वो चूँकि वहाँ से बहुत प्रभावित थे, और पहले चैप्टर्स में आपने जैसे पढ़ा कि वो 1 साल में कई बार पर जाते समय और लड़ाई जीत करके आते समय, हर बार वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे जाते थे, वहाँ मत्था टेकते थे, और बहुत सारा दान भी वहाँ दिया, चैरिटी भी वहाँ किया करते थे। कहा जाता है कि अकबर के बहुत दिनों तक वारिस नहीं था, और जहांगीर का जन्म जो हुआ वहाँ के वरदान स्वरूप ही हुआ, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने के कारण ही हुआ। तो वहाँ से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे अकबर। तो चूंकि फतेहपुर सीकरी आगरा के बीच में, अजमेर और आगरा के बीच में फतेहपुर सीकरी, उन्होंने अजमेर से क्लोज कनेक्शन करने के लिए, ताकि जल्दी वहां पहुंच सके, उन्होंने फतेहपुर सीकरी को ऑप्ट किया, और वहां पे उन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया, अकबर ने। So the Mughal emperors entered into a close relationship with Sufis of the Chishti Silsila, and Akbar commissioned the construction of a white marble tomb for Sheikh Salim Chishti next to the majestic Friday Mosque at Sikri. सीकरी में उन्होंने अपने कैपिटल और राजभवन के साथ साथ एक मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क भी बनवाया, जिसे कहा जाता है जुम्मा मॉस्क, बनवाया उन्होंने वहाँ पे। और उसके साथ ही वाइट मार्बल से उन्होंने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया। शेख सलीम चिश्ती भी सूफी थे, और उनकी डेथ के बाद उनको वहाँ पे दफनाया गया, और उनका मकबरा वहाँ पे बनाया गया। इसके साथ कहते हैं कि गुजरात विजय जब की थी, विक्ट्री हुई थी अकबर की, और गुजरात को जब उन्होंने विलय किया था मुगल किंगडम में, तो उसको यादगार बनाने के लिए, या उसकी लोगों को, जो वहाँ पे टूरिस्ट थे या जो आने वाले लोग थे, उनको याद दिलाने के लिए बुलंद दरवाजा, जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, जनरल नॉलेज क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा कहा जाता है, तो इसको बनवाया था उन्होंने, कंस्ट्रक्शन करवाया था इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री। तो ये फतेहपुर सीकरी, दैट वाज द इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर अकबर, एंड between the time period of his ruling period. So the enormous arched gateway Buland Darwaja was meant to remind visitors of the Mughal victory in Gujarat. In 1585 the capital was transferred to Lahore. इसके बाद उन्होंने अपने कैपिटल को, अकबर ने अपने कैपिटल को 1585 में लाहौर शिफ्ट कर लिया, और 13 वर्षों तक वहां वो रहे, ताकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को वो प्रोटेक्ट कर सकें और बहुत ही क्लोज से उसकी सुरक्षा कर सकें। इसको लेकर के, इस उद्देश्य और एम ऑब्जेक्टिव को लेकर के उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था लाहौर में। शाहजहां परस्यूड sound fiscal policy and accumulated enough money to indulge his passion for building. आपको पता है कि शाहजहां जो थे, उनका बहुत ही एक पैशनेट थी, वो पैशन था उनका बिल्डिंग आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और आप देखते हो कि एग्जांपल स्वरूप ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सारे उनका कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है। तो उन्होंने अपनी फिस्कल पॉलिसी को, अपने जो उनका टैक्सेशन जो था, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने इंतजाम किया, और उससे उन्होंने बहुत सारा पैसा ईजाद किया इन आर्किटेक्चरल अपने पैशन को अंजाम देने के लिए, और बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया उन्होंने शाहजहानाबाद, एक बहुत ही नया बसाया हुआ शहर जिसे शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें उनके जो मुगल फैमिली थी, और उनके जो
जहां कहा जाता है कि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसको चांदनी चौक, जिसे आप जानते हैं, चांदनी चौक के क्रिएशन में इन नवाब जो महिलाएं थी उनका भी बहुत बड़ा योगदान था और उनका कंट्रीब्यूशन था। 1648 में शाहजहां अपने पूरे कोर्ट, आर्मी और हाउस होल्ड के साथ आगरा से न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद शिफ्ट हो गए थे और इट वाज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेसिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। एक ओल्ड रेसिडेंशियल सिटी दिल्ली की थी और उसके अलावा इसको एडजॉइनिंग एरिया में इसे एक एडिशनल सिटी डेवलप किया गया था, जिसके पार्ट थे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, ये सारे उनके पार्ट हुआ करते थे। बहुत सारे अभिजातों का मोहल्ला था जहाँ पे अमीरों को रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई थी। So it was a spacious homes for the nobility, and Shahjahan new city was appropriate to a more formal vision of a grand monarchy. और इस तरह से एक ग्रैंड परसुएशन जो कहा सकता है, ग्रैंड उन्होंने रिवील किया कि किस तरह से मुगल मोनार्की जो है वो गवर्न करती है एक ग्रैंडियर तरीके से। अकबरनामा का एक चित्र यहाँ आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट पॉइंट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।